हेलो दोस्तों, बात है 10 अप्रैल 1912। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरियस जहाज अपने ज़माने का अपने पहले सफ़र पर निकलता है। ये जहाज साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा है। इसके अंदर हर तरह के लोग बैठे हैं और इसमें बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, एक्टर और इमिग्रेशन तक लोग बैठे हैं जो अमेरिका जा रहे हैं एक बेहतर जिंदगी की तलाश में। इस जहाज की कमान संभाले हुए हैं 62 साल के सीनियर कैप्टन एडवन जॉन स्मिथ। पैसेंजर्स में, पब्लिक में और मीडिया में लेकर बहुत एक्साइटमेंट है इस टाइटैनिक जहाज को लेकर। आखिर ना सिर्फ ये दुनिया की सबसे बड़ी शिप है 269 मीटर लेंथ में और 50 मीटर से भी ज्यादा ऊंची, बल्कि जो इसमें लग्जरी इस्तेमाल करी गई है वो दिल दहला देने वाली है। उस जमाने में इस शिप को बनाने की कॉस्ट पड़ी थी $7.5 मिलियन। अगर इन्फ्लेशन को अकाउंट में लेकर चलोगे तो आज के $400 मिलियन की बराबर है। शिप के अंदर की फैसिलिटीज और डेकोरेशन किसी 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ देगी। स्टेन ग्लास की खिड़कियां और नेकवुड पैनल भी, 2 बड़े बड़े ग्रैंड स्टेयरकेसेस, एक हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बार, इलेक्ट्रिक बार, एक जिम, एक स्कॉच, 4 रेस्टोरेंट, 2 बार्बर की दुकानें, एक लाइब्रेरी भी। और जिस तरह के सेफ्टी फीचर्स का इस्तेमाल करा गया था टाइटैनिक को बनाने में, इस जहाज को अनसिंकेबल माना जाता था। ये एक ऐसी शिप है जो कभी डूब ही नहीं सकती, इतनी सेफ थी ये। व्हाइट स्टार लाइन नाम था उस कंपनी का जिसने इस टाइटैनिक को बनाया था। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इतने कॉन्फिडेंस से इस शिप को लेकर उन्होंने पब्लिक के सामने आकर कहा था कि ये जहाज अनसिंकेबल है। लेकिन अपने पहले सफर के रवाना होने के सिर्फ 2 ही दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग मिलने लग जाती है। यानी ये जिस अटलांटिक ओशन पर तैर कर ये टाइटैनिक अमेरिका की ओर बढ़ रहा है, वहां पर बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ मौजूद हैं, आइसबर्ग जो खतरा है इस जहाज के लिए। ये वार्निंग कुछ इतनी अनयूजुअल चीज नहीं है। समुद्र से गुजरने वाले जहाज अक्सर अपने आसपास वाले जहाजों को रेडियो के थ्रू कम्युनिकेट करके बताते रहते हैं कि समुद्र के इस एरिया में बहुत ज्यादा बर्फ मौजूद है, ध्यान से आगे बढ़ना। इन वार्निंग को रिसीव करने के बाद टाइटैनिक अपने कोर्स को 2 बार बदलती है डेंजर को अवॉइड करने के लिए, लेकिन अपनी स्पीड को कम नहीं करती। 21.5 नॉट्स जो कि 40 किलोमीटर पर आवर के बराबर होता है, इतनी ही तेजी से ये जहाज आगे बढ़ता रहता है अपने लक्ष्य की ओर। 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 7 और आइस वार्निंग दी जाती है टाइटैनिक जहाज को, लेकिन कैप्टन स्मिथ और उनके गुरु इन वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं। टाइटैनिक की रफ्तार कम नहीं करते। धीरे धीरे सूरज ढल जाता है, रात हो जाती है, तापमान नीचे गिरता है। इस 14 अप्रैल की खास बात यह है कि चांद बाहर नहीं आया था। बिना मून के मूनलाइट कम थी तो विजिबिलिटी बहुत कम थी। जहाज के ऊपर एक क्रोज नेट्स होता है जो हाइट पर होता है, लूकआउट पॉइंट कह सकते हो। इसमें किसी को बिठा के रखा जाता है, हमेशा सामने जहाज से क्या आ रहा है वो नजर रख सके, कहीं कोई ट्रैफिक तो नहीं, कहीं कोई इंटरक्शन तो नहीं। जो बंदा इस जगह पर बैठा था उसे बड़ी ठंड का सामना करना पड़ता है। तेज रफ्तार से ठंडी हवाएं बह रही थी और ऊपर से रात का समय था, आंखों में से आंसू भी आने लगे थे, जिससे आगे देखना और भी मुश्किल हो जाता है। रात के 11:39 फ्रेडरिक फील्ड नाम का लड़का इस क्रोज नेट में बैठा है। यह अचानक अपने सामने देखता है एक बड़ा सा बर्फ का पहाड़ है, आइसबर्ग आ गया है। जल्दी से 3 बार घंटे को बजाता है ताकि नीचे बैठे लोग सुन सकें। फिर फोन उठाकर कॉल करता है ऑफिसर्स को ब्रिज पर के सामने हमारे आइसबर्ग है, जल्दी से जहाज को मोड़ो। फर्स्ट ऑफिसर विलियम ब्रिज पर बैठे इस इंस्ट्रक्शन को सुनते हैं और जल्दी से इंजन रूम को संदेश देते हैं कि जहाज को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ दो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत लेट हो चुका है। सिर्फ 1 मिनट के बाद 11:40 जहाज जाकर इस आइसबर्ग से टकरा जाता है। The Titanic was a new breed of luxury liner. Titanic left port in Southampton, England. Among her passengers were many of the wealthy and influential. The band played the gayest tunes and American ragtime dances. The time was 11:40. The iceberg grazed the right side of the ship. And all of a sudden she lifted up quickly. Everything that was movable was going through her. I didn't think it was serious because I didn't think it was possible. A big ship like that could sink. यह आइसबर्ग भी कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं था। लेंथ में 200 बाई 400 फीट दूर, जो फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा था। हाइट में ये क्रॉस नेट्स तक आ रहा था।
साइंस का एस्टीमेट है कि इस आइसबर्ग का वजन 1.5 मिलियन टन था। आइसबर्ग के साथ ये टकराव टाइटैनिक का जहाज के फ्रंट राइट साइड पर हुआ। स्पेसिफिकली कहा जाए तो बो की साइड हुआ। अब बो कौन सा हिस्सा होता है जहाज का? इस फोटो में देख सकते हैं कि ये वाला एरिया होता है बो। बो के ऊपर का जो एरिया होता है उसे स्टर्न कहते हैं। उसके नीचे का जो निकला हुआ पार्ट होता है उसे कील कहते हैं। करीब 10 सेकंड तक ये जहाज आइसबर्ग के साथ घसीटता चला गया और एक बहुत बड़ा डेंट पड़ गया, जिसकी वजह से शिप की मेन बॉडी में कुछ छोटे छोटे होल भी आ गए। आप शायद सोचोगे ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? बर्फ का टुकड़ा एक मेटल को कैसे काट सकता है? अगर फ्रिज में रखी बर्फ को इस्तेमाल करोगे तो हाँ, उससे मेटल नहीं कटेगा, लेकिन ये ध्यान रखिए कि एक बर्फ का पहाड़, उसका खुद का वजन रहने के लिए तो एक लकड़ी भी मेटल को नहीं काट सकती, लेकिन फिर भी एक मेटल की बनी गाड़ी एक पेड़ से टकरा कर चकनाचूर हो सकती है। सिमिलरली इस आइसबर्ग का वजन इतना ज्यादा था क्योंकि इतना बड़ा था, इस टाइटैनिक जहाज को बुरी तरीके से चोट पहुंचाई। कोलिशन के कुछ ही सेकंड के बाद कैप्टन स्मिथ, शिप के आर्किटेक्चर थॉमस एंड्रयूज फौरन पहुंचे इसे देखने के लिए। इस जहाज को कितनी चोट पहुंची है इस इम्पैक्ट की वजह से। देखा तो उन्होंने रियलाइज किया कि ये जहाज तो डूब जाएगा। वो कम्प्लीटली शॉक हो गए इस चीज को देखकर। इन्हें लगता था ये जहाज तो अनसिंकेबल है, ये कभी डूब नहीं सकता था। वीडियो के शुरू में मैंने बताया था इस जहाज को अनसिंकेबल माना जाता था क्योंकि इस जहाज के अंदर सेफ्टी फीचर्स बहुत कमाल के थे। 2 मेन सेफ्टी फीचर थे जिसे इसे ऐसा माना जाता था। इस जहाज के अंदर एक डबल बॉटम हल था। हल जो है जहाज की मेन बॉडी को कहा जाता है। डबल बॉटम हल का मतलब यह है कि नीचे 2 लेयर्स लगी हैं यहाँ पर। अगर नीचे से एक लेन टूट भी गई तो दूसरी लेयर बचा लेगी। जो पूरी शिप की बॉडी है, जो हल है, उसे 16 अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट में तैयार करा गया है। 16 में से अगर 4 भी कंपार्टमेंट पानी में डूब गए तो फिर भी जहाज तैरता रहेगा, जहाज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आइसबर्ग से जो इम्पैक्ट हुआ था वो एक्चुअली में शिप की साइड में हुआ, तो डबल बॉटम हल जो था वो किसी काम का नहीं रहा। साइड में तो सिंगल लेयर ही लगी थी। और दूसरा, ये इम्पैक्ट इतना ज़्यादा बड़ा था, 16 में से 6 वाटर कंपार्टमेंट ऑलरेडी ब्रिज हो चुके थे, उनमें पानी भर चुका था। लिमिट 4 तक की थी। 6 कंपार्टमेंट पानी से भरने का मतलब था इस जहाज को अब डूबने से कोई नहीं बचा सकता। ये अनसिंकेबल जहाज भी अब डूब जाएगा। टकराव के करीब 20 मिनट के बाद रात के 12 बजे कैप्टन स्मिथ ऑर्डर करते हैं अपने क्रू मेंबर्स को, एक डिस्ट्रेस कॉल भेजो रेडियो पर। जो आसपास के जहाज होंगे शायद हमारे सिग्नल को पकड़ लें और हमें बचाने आ जाएं। सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक्स फिलिप हमारी कहानी के हीरो निकलते हैं। लगातार एक के बाद एक वो डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजते रहते हैं, कोई रिस्पांस नहीं आता, और भेजते हैं। कोई तो जहाज होगा आसपास जो सुन ले हमारे सिग्नल को। 20 मिनट बाद 12:20 AM RMS कारपेथिया जहाज जो इस टाइटैनिक के पास मौजूद था वो इस सिग्नल को पकड़ लेता है। रेडियो पर टाइटैनिक का ऑपरेटर से बात करता है, चलो जहाज को मोड़ा जाए टाइटैनिक की ओर, हम उन्हें बचाने जाएंगे। प्रॉब्लम बस इतनी है कि ये जहाज पास था लेकिन फिर भी 107 किलोमीटर दूर था। अगर ये अपनी टॉप स्पीड पर चलकर भी टाइटैनिक की तरफ जाएगा, इसे टाइटैनिक तक पहुंचने में 3.5 घंटे का समय लग जाएगा। 3.5 घंटे में क्या टाइटैनिक का जहाज बचा रह सकता है? बाकी क्रू मेंबर्स लेयर्स और रॉकेट जलाते हैं हवा में, वो इस उम्मीद में ताकि कोई आसपास शिप होगी तो वो ध्यान दे लेगी हमारे ऊपर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कारपेथिया जहाज के अलावा कोई रिस्पांस नहीं आया किसी जहाज का। कैप्टन ऑर्डर्स दे देते हैं कि पैसेंजर्स को अब डीएक्टिवेट किया जाए। शिप में मौजूद लाइफ बोट का इस्तेमाल करके प्रोटोकॉल के अनुसार औरतों और बच्चों को पहली प्रायोरिटी मिलेगी लाइफ बोट्स में बोट करने की। जहाज में बैठे पैसेंजर्स की बात की जाए तो उन्हें ज्यादा डर नहीं लग रहा था। ज्यादातर पैसेंजर्स मानते थे कि टाइटैनिक एक अनसिंकेबल जहाज है, कोई चिंता करने की बात ही नहीं है। आखिर कंपनी ने जो ऐड निकाली थी वो तो बार बार यही कह रही थी कि हाँ, हम टकरा गए होंगे एक आइसबर्ग से लेकिन जहाज नहीं डूबने वाला। उसी रीजन से जब पहली लाइफ बोट नीचे उतारी गई उसमें 65 लोगों की कैपेसिटी थी लेकिन सिर्फ 28 लोग नीचे उतारे गए। आधी लाइफ बोट खाली नीचे उतरी, लेकिन टाइम के साथ साथ एक के बाद एक कंपार्टमेंट पानी से भरता गया। जहाज अब टिल्ट होने लगा। धीरे धीरे पैसेंजर ने रियलाइज करा कि जहाज डूब जाएगा। जब पैसेंजर को यह रियलाइज हुआ तो ज़बरदस्त क्रॉस हो गया और पैनिक में लोग इधर उधर भागने लगे।
रात के 1 बजे तक पानी इतना ज़्यादा भरने लगा था आगे वाले कंपार्टमेंट में कि जहाज़ का जो आगे वाला हिस्सा था, जो बो था, वो पानी में डूबने लगा था, जिसकी वजह से जो पीछे वाला हिस्सा था जहाज़ का, वो पानी के बाहर आ गया। जो प्रोपेलेंट्स थे वो पानी के बाहर आ गए। जहाज़ का टिल्ट इतना ज़्यादा हुआ कि लोगों में हड़बड़ी मच गई। लोग एक दूसरे से लड़ने लगे लाइफ बोट में बैठने के लिए। प्रॉब्लम ये थी कि लाइफ बोट की सख्त कमी थी जहाज़ के अंदर। सिर्फ 20 लाइफ बोट थी, जिस पर अप्रॉक्सीमेटली 1200 लोग आ सकते थे, लेकिन जहाज़ में 2200 के करीब लोग थे। रात के 2:05 आखिरी लाइफ बोट पानी में नीचे उतारी गई। जहाज़ में अभी भी 1500 लोग मौजूद थे। इस कोवेस के बीच कुछ लोगों ने कोशिश करी थी लाइफ बोट में अपनी जगह छीनने के लिए, लेकिन कुछ लोगों ने अपने भाग्य को मान लिया था और वो जहाज़ में ही रुके रहे। आई विटनेसेस के अनुसार करीब 2:20 पर जहाज़ 2 टुकड़ों में टूट गया और फिर धीरे धीरे पानी के अंदर डूब गया। 3 घंटे भी नहीं लगे इस कभी न डूबने वाले जहाज़ को पानी के अंदर डूबने में। वो 1500 लोग जो जहाज़ में मौजूद थे, या तो वो जहाज़ के साथ पानी में डूब गए, या फिर जिन लोगों से तैरना आता था वो हाइपोथर्मिया की वजह से पानी में मर गए। पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था। इस सेल्सियस पर अगर आप पानी में गिरोगे तो आपकी कुछ ही मिनटों में मौत हो जाएगी हाइपोथर्मिया की वजह से। टाइटैनिक जहाज़ के कैप्टन एडवन स्मिथ कहा जाता है अंत तक अपने व्हील पर ही बने रहे और जहाज़ के साथ ही डूब गए। दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये भी मानना है उन्होंने सुसाइड कर लिया था अपने ऊपर गोली चलाकर। RMS कारपेथिया जहाज़ जो टाइटैनिक के लोगों को बचाने के लिए निकला था, वो इस लोकेशन पर पहुंचता है 3:30-4 बजे के बीच, करीब 1 घंटा लेट, उन लोगों को बचाने के लिए जो जहाज़ पर मौजूद थे। लेकिन जो लाइफ बोट में लोग निकल चुके थे, करीब 705 लोग थे, उन्हें ये जहाज़ सक्सेसफुली बचा लेता है। इस डिजास्टर के बाद बहुत से सवाल हुए, कई कंट्रोवर्सीज हुई, कई इन्वेस्टिगेशन कराई गई और कुछ ऐसी अनजान बातें सामने आई जिसको लेकर सब लोग शॉक रह गए। कैसा लगेगा दोस्तों अगर मैं कहूँ तो उस रात एक और जहाज़ मौजूद था टाइटैनिक से सिर्फ 37 किलोमीटर दूर, जो टाइम पर पहुँच सकता था टाइटैनिक में पैसेंजर्स को बचाने के लिए। ये बात सच है। उस जहाज़ का नाम था SS कैलिफोर्निया। टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने से करीब 1 घंटे पहले आखिरी मैसेज आइसबर्ग का SS कैलिफोर्नियन की तरफ से ही आया था। उन्होंने कहा था सावधान रहना, इस जगह पर बहुत सारे आइसबर्ग हैं यहाँ पर। उसके बाद करीब 11:15 पर जहाज़ में जो रेडियो ऑपरेटर था उसने अपना रेडियो ऑफ कर दिया था। वो जहाज़ रात के लिए रुक गया था, वो आगे नहीं चलना चाहता था, खतरे को देखते हुए, खतरे को समझते हुए। रेडियो सिग्नल ऑफ था, यही रीज़न था। जहाज़ को रात के लिए रोक रखा था। रेडियो ऑपरेटर बंद था, इसलिए कोई डिस्ट्रेक्ट सिग्नल नहीं पहुंच पाया जहाज़ पर। लेकिन ये जहाज़ एक्चुअली में टाइटैनिक के इतनी करीब था, पैसेंजर्स डेक पर मौजूद थे टाइटैनिक में, वो होराइजन पर इस कैलिफोर्नियन जहाज़ को देख सकते थे। जब टाइटैनिक में मौजूद ऑफिसर्स पैसेंजर्स को लाइफ बोट में बिठाने लग रहे थे, उनमें से एक ऑफिसर्स ने ये भी कहा था देखो वो जहाज़ हमें दूर दिख रहा है, वो जल्द ही हमें बचाने पहुँच जाएगा, तो इतनी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन ये कैलिफोर्नियन जहाज़ जब भी नहीं पहुंचा जब रॉकेट उड़ाए गए और फेयर्स फेंके गए रात के करीब 12 बजे के बाद, तो रिपोर्ट किया जाता है कैलिफोर्नियन जहाज़ में जो क्रू मेंबर्स थे उन्होंने एक्चुअली में देखा था रॉकेट को टाइटैनिक से निकलते हुए। उन्होंने अपने कैप्टन स्टैनली लॉर्ड को भी इन्फॉर्म किया था। कैप्टन लॉर्ड ने कहा था ये कोई डिस्ट्रेक्ट सिग्नल नहीं है, टाइटैनिक में अमीर लोग जाते हैं, वो पार्टी कर रहे होंगे। अगर उस रात कैलिफोर्नियन जहाज़ के कैप्टन लॉर्ड ने इन रॉकेट और फेलियर्स को सीरियसली लिया होता, टाइटैनिक में मौजूद कितने लोगों की जान बच सकती थी। अगले दिन सुबह जब ये रेडियो ऑन करते हैं तब इन्हें SOS कॉल मिलती है टाइटैनिक से, ये वहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। उन्हें सिर्फ डेड बॉडीज पानी में फ्लोट करती हुई दिखती हैं। दोनों इंक्वायरीज जो करी गई थी इस इन्वेस्टिगेशन में, वो कैलिफोर्नियन जहाज़ के कैप्टन लॉर्ड पे ब्लेम डालती हैं। इतने बड़े डिजास्टर के पीछे सिर्फ एक आदमी को ब्लेम नहीं किया जा सकता, और भी लोगों की गलतियां थीं। लाइफ बोट वाला, जैसे मैंने बताया, सफिशेंट लाइफ बोट रखी नहीं गई थी। जिस कंपनी ने जहाज़ बनाया था उन्हें लगता था ये जहाज़ कभी डूब नहीं सकता, इसलिए लाइफ बोट बहुत कम रखी थी। इसके अलावा दूसरी चीज़, टाइटैनिक के जो कैप्टन थे उन्होंने सेफ्टी ड्रिल्स भी कंडक्ट नहीं कराई थी,
जिस दिन टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर निकल रहा था उस दिन एक सेफ्टी ड्रिल्स होनी थी, लेकिन कैप्टन ने वो कैंसिल कर दी, ये सोचकर इस जहाज की क्या जरूरत है, ये तो अनसिंकेबल जहाज है। अगली गलती थी स्टीयरिंग व्हील्स में मौजूद स्टील्समैन रोबोट हिल्स। उस रात जब ऊपर से संदेश आया था सामने एक आइसबर्ग है, जो ऑफिसर्स डेक पर मौजूद थे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया जहाज को एक्चुअली में लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ दो, लेकिन पैनिक में आकर रोबोट हिचिस ने इस इंस्ट्रक्शन को मिसअंडरस्टैंड कर लिया और उन्होंने जहाज को राइट डायरेक्शन में मोड़ दिया। ये उल्टी दिशा थी, वो आइसबर्ग के और करीब ले जा रही थी। तब तक इन्होंने गलती रियलाइज करी, तब तक बहुत लेट हो चुका था। ब्रिटिश इंक्वायरी ने यह भी पता लगाया कि टाइटैनिक को इतनी सारी वार्निंग्स दी गई थी कि आइसबर्ग है, आराम से चलो, ध्यान से चलो, लेकिन ये फिर भी फुल स्पीड पर आगे बढ़ा जा रहा था ये जहाज। ऐसा क्यों था? क्यों कैप्टन ने स्पीड को कम नहीं किया? इसके पीछे कई थ्योरीज बताई जाती हैं। पॉपुलर थ्योरी सजेस्ट करती है जोसेफ ब्रूस, जो कि चेयरमैन डायरेक्टर थे वाइट स्टार लाइन के, जिस कंपनी ने टाइटैनिक को बनाया था, उन्होंने कैप्टन स्मिथ पे दबाव डाला कि शिप की रफ्तार कम नहीं होनी चाहिए। कंपनी की तरफ से यहाँ जबरदस्त प्रेशर था। इस जहाज को अपनी पहली जर्नी में सिर्फ 6 दिन में कंप्लीट करना है ताकि एक रिकॉर्ड टूट सके, हम ये दिखा सके ना कि टाइटैनिक सबसे महंगा, सबसे बड़ा और सबसे तेज जहाज भी है। एक ऐसा स्पेसिफिक इंस्पिरेशन हुआ था 14 अप्रैल दोपहर 2 बजे, जब कैप्टन स्मिथ ने आइस वार्निंग को देखा और फिर जाकर जोसेफ को दिखाया कि देखो आइस वार्निंग है, हमें स्पीड कम कर लेनी चाहिए। लेकिन जोसेफ ने इस पेपर को लिया और अपने पॉकेट में रख लिया ताकि लोगों को ना पता चले और क्रू मेंबर्स को ना पता चले। वो नहीं चाहते थे कि टाइटैनिक की स्पीड कम हो। इस एक डिजास्टर ने दुनिया भर की इंडस्ट्रीज को बदल कर रख दिया। कई सारी रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड सेट किए गए कि ऐसे डिजास्टर्स फ्यूचर में ना हो। 1914 में एक इंटरनेशनल आइस पेट्रोल को बनाया गया जिससे कि आने वाली शिप को हमेशा वार्न किया जा सके जो आइसबर्ग उनके बाद में आ रहे हैं। इंटरनेशनल कन्वेंशन इन सेफ्टी फ्लाइट ऑफ सी यानी SOLAS एक ट्रीटी साइन करी गई जिसने नए स्टैंडर्ड सेट किए शिप को लेकर। एक लाइफ बोट रेगुलेशन बनाई गई, जितने भी जहाज हैं उन पर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइफ बोट होनी चाहिए हर पैसेंजर के लिए। टाइटैनिक की जो रैकेज थी, जब टाइटैनिक डूबा, इस जहाज को पानी के अंदर ढूंढने में 70 साल से ज़्यादा का समय लग गया। ये सिर्फ सितंबर 1985 में ही था कि एक अमेरिकन ओशन एक्सप्लोरर रॉबर्ट बेलर और एक फ्रेंच ओशियानोग्राफर, इन्होंने जाकर टाइटैनिक को समुद्र के नीचे ढूंढा। समुद्र के नीचे 3800 मीटर यानी 3.8 किलोमीटर नीचे इसकी रैकेज पाई गई। 2 अलग अलग टुकड़े मिले इस शिप के। ये दोनों टुकड़े एक दूसरे से 600 मीटर दूर थे। आज के दिन इतने सालों बाद जो शिप पानी के अंदर डूबी हुई है, एनवायरनमेंट ने इसे धीरे धीरे हिरोड कर दिया है। रिपोर्ट किया गया है कि बैक्टीरिया और अलग अलग ऑर्गेनिज्म इसके मेटल फ्रेमवर्क को खाए जा रहे हैं और एक्सपेक्ट किया जा रहा है साल 2030 तक ये शिप पानी से धीरे धीरे गायब हो जाएगी। लेकिन आज के दिन 112 साल बाद भी टाइटैनिक को लेकर जो फैसिनेशन है लोगों के मन में, वो अभी भी जारी है। साल 2012 में एक ऑस्ट्रेलियन बिलियनर कीथ पाल्मर ने प्लान किया था वो एक टाइटैनिक 2 बनाएंगे, एक ओरिजिनल टाइटैनिक जहाज का एक कॉपीकैट जहाज, लाइफ साइज मॉडल। उन्होंने ये भी कहा कि वो सेम रूट पर चलेगा। उन्होंने ये भी कहा था उस जहाज के अंदर एक एक चीज़ें बिल्कुल सेम तरीके से बनाई जाएंगी जैसी उस ओरिजिनल जहाज में हुआ करती थी। ओरिजिनल उस प्रोजेक्ट को 2016 में ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन बहुत सारे डिलेज के बाद ये 2024 में भी ख़त्म नहीं हुआ है। कहा जाता है लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं है इस प्रोजेक्ट में क्योंकि बिल्कुल सेम एग्जैक्ट रेप्लिका बनाया जाएगा उस टाइटैनिक जहाज़ का, तो उसमें कोई टेलीविज़न, कोई वाईफाई नहीं होगा, तो एक्चुअली में उसे कोई यूज़ नहीं करना चाहेगा। तो हो सकता है ये अनसिंकेबल टाइटैनिक 2 जहाज़ अपने बनने से पहले ही डूब गया हो। मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।